हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लेयर 3 एजुकेशन में। और आज मैं आपके लिए हिंदी का मॉक टेस्ट 27 लेकर आया हूं, जिसमें आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे हिंदी के। डेली हिंदी व्याकरण के 20 क्वेश्चन कराऊंगा मैं, जो आपकी सारी जितने भी एग्ज़ाम में आपके हिंदी आती हैं उन सारी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। आपकी MPSI, पटवारी, B.Ed, D.Ed जितने भी क्लास में आपकी हिंदी आती है, UPSC, उन सारी एग्ज़ाम के लिए आपके लिए मैं आप क्वेश्चन लेकर आया हूँ। हम रोज़ प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें आपके 20 क्वेश्चन रहते हैं मिक्स। तो आज मैं आपके लिए 27 नंबर की क्लास लेकर आया हूँ। तो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन। इसमें आपको 20 क्वेश्चन रहेंगे हिंदी के। तो हमारा पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। हमारा पहला क्वेश्चन है, तुलसीदास लेखक हैं। तुलसीदास लेखक है श्रृंगार सोरठ के, मुद्रा राक्षस के, साकेत के या विनय पत्रिका के। बताए तुलसीदास लेखक हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तुलसीदास लेखक है किसके? विनय पत्रिका के। अब विनय पत्रिका, यह देखो मैं आपको विनय पत्रिका का पूरा इसके बारे में बता देता हूँ। यह ब्रज भाषा में रचित हैं। यह ब्रज भाषा में रचित हैं। विनय पत्रिका में विनय के पद हैं। इस विनय पत्रिका में क्या है? विनय के पद हैं। और इसका एक नाम और है राम विनयावली। इसका विनय पत्रिका का एक नाम और क्या है? राम विनयावली भी हैं। इसमें 21 राग है। विनय पत्रिका में क्या है? 21 रागों का एक प्रयोग है। इसका प्रमुख रस, अगर आपसे पूछ ले विनय पत्रिका का प्रमुख रस, तो इसका रस है शांत, और शांत रस का स्थायी भाव आपको पता है निर्वेद। और अगर आपसे पूछ ले विनय पत्रिका में पदों की संख्या, तो इसमें पदों की संख्या है 279। ठीक है, तो तुलसीदास जी लेखक हैं कई के? विनय पत्रिका के। और इन तीनों के बारे में भी बता देता हूँ मैं आपको। श्रृंगार सोरठ के, तो श्रृंगार सोरठ के लेखक हैं रहीम। कौन है? श्रृंगार सोरठ के लेखक कौन है? रहीम। और मुद्रा राक्षस के हैं विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाख दत्त। श्रृंगार सोरठ के कौन हैं? श्रृंगार सोरठ के हैं रहीम। और साकेत के हैं मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, श्रृंगार सोरठ के कौन है? श्रृंगार सोरठ के हैं रहीम। मुद्रा राक्षस के हैं विशाख दत्त। साकेत के हैं मैथिली शरण गुप्त। और विनय पत्रिका के हैं तुलसीदास। अगला क्वेश्चन है, नीरज किस कवि का उपनाम है? किस कवि को नीरज के नाम से भी जाना जाता है? गोपाल दास, जगन्नाथ दास, रामधारी सिंह या सुमित्रानंदन। बताएं किसको नीरज के नाम से भी जाना जाता है? बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गोपाल दास को नीरज के नाम से भी जाना जाता है। गोपाल दास का उपनाम क्या है? गोपाल दास का उपनाम है नीरज। और इनका जन्म हुआ था 4 जनवरी 1924 को, और इनकी मृत्यु हुई थी 19 जुलाई 2018 को। तो आपसे पूछ ले कि नीरज किस कवि का उपनाम है, तो नीरज हैं गोपाल दास का। और आपसे पूछ ले कि जगन्नाथ दास का क्या उपनाम क्या है, तो जगन्नाथ दास का उपनाम है रत्नाकर। मैं आपको सबके उपनाम भी बता देता हूँ, तो आपके एक साथ अच्छे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। गोपाल दास का उपनाम है नीरज, जगन्नाथ दास का उपनाम है रत्नाकर, और सुमित्रानंदन का मूल नाम देखो, इसके दो, सुमित्रानंदन का मूल नाम क्या है? तो इनका मूल नाम है गोसाई दत्त। क्या नाम है? गोसाई दत्त। और इनका अगर आपसे पूछ ले उपनाम क्या है, तो शब्दशिल्पी और छायावाद विष्णु। शब्द शिल्पी और छायावाद विष्णु किसको कहते हैं? सुमित्रानंदन पंत को। ठीक है, तो मैंने आपको इन तीनों के उपनाम भी बता दिए। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? गोपाल दास, ऑप्शन नंबर ए। नीरज किस कवि का उपनाम है? तो नीरज हैं गोपाल दास का। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। परीक्षा, परीक्षा, परीक्षा या परीक्षा। बताएं इन चारों में से शुद्ध रूप कौन सा है? तो आपने सबने लगा दिया होगा। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, परीक्षा। इसका शुद्ध रूप है परीक्षा। अगला क्वेश्चन है, अपराजित शब्द में उपसर्ग हैं। अप, अपरा, अ या जिता। बताएं अपराजित शब्द में उपसर्ग हैं। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नहीं, बी भी नहीं, डी भी नहीं, ऑप्शन नंबर सी। अपराजित शब्द में उपसर्ग क्या है? अ। उपसर्ग किसे कहते हैं? जो शब्द किसी शब्द के पहले जुड़ता है ना,
उसे कहते हैं हम उपसर्ग। और जो बाद में जुड़कर नया शब्द बनाता है उसे हम कहते हैं प्रत्यय। तो अपराजित में अ पहले जुड़ा हुआ है, जिसका अर्थ होता है हारना। अपराजित होना मतलब हार जाना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से जल का पर्यायवाची नहीं है, नहीं बताना है। पानी, वारी, सलिल या अनल, इसमें से जल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो हमारा आंसर होगा जल का पर्यायवाची पानी, वारी और सलिल, ये तीनों हैं जल के। अनल जल का पर्यायवाची नहीं है। अनल किसका है? अनल है आग का। आग, अनल और पावक, ये किसका पर्यायवाची? ये अनल किसका है? आग का। आग, इसके भी लिखवा देता हूँ, आग, अनल और पावक और अग्नि, ये सब है अनल के पर्यायवाची। तो जल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, दोहा छंद में मात्राएं होती हैं 13-11, 11-13, 13-13 या 15-15, बताएं। दोहा छंद में मात्राएं होती हैं, ऑप्शन नंबर, सबने लगा दिया होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। दोहा छंद में कितनी मात्राएं होती है? दोहा छंद में मात्राएं होती हैं 13-11, ठीक है। और 11-13 किस में होती हैं बताएं? 11-13 होती हैं सोरठा। देखो मैं आपको इन सब के बता देता हूँ। 13-11 दोहा, 11-13 आ जाए तो आपको लगाना है सोरठा। उसके बाद 13-13 नहीं होती है, 15-15 नहीं होती हैं, है ना। इसके बाद अगर आपसे पूछ ले कि 12-7 किस में होती हैं, तो 12-7 होती हैं बरवे में। किस में होती हैं? बरवे में, ठीक है। और 11-13 दोहे में, सॉरी 13-11 दोहे में, 11-13 सोरठे में, 12-7 होती हैं बरवे में, ठीक है। और उल्लाला में कितनी होती हैं? उल्लाला में होती हैं 15-13, ठीक है। इसको ऐसे भी याद कर लेंगे, 13-11 मतलब तेगा तेगा, तेगा तेगा किस में होती हैं? दोहा में। 11-13 में गाते गाते किस में होती है? सोरठे में। बरवे में बासा बासा, 12-7 होती हैं। उल्लाला में पंते पंते, 15-13 होती हैं, ठीक है। तो ये ऐसे भी याद कर सकते हैं अपन। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है जयशंकर प्रसाद को, सुमित्रानंदन पंत को, महादेवी वर्मा को या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को? बताएं प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। आपको इसका क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ये आपका एक क्वेश्चन रहेगा, ठन ठन गोपाल का अर्थ क्या होगा? दिन रात भगवान की पूजा करना, अधिक मूर्ख होना, किसी काम का व्यक्ति न होना, धनहीन होना, और एक और है इनमें से कोई नहीं। इनका आपको आंसर बताना है ठन ठन गोपाल का अर्थ। हमारा अगला क्वेश्चन, राजपुत्र में समान तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु या द्वंद्व, बताएं। तो हमारा आंसर होगा राजपुत्र में तत्पुरुष समाज है। इसमें क्या होता है? कारक विभक्ति होती हैं। कर्मधारय समाज में क्या होता है बताएं? इसमें तो कारक विभक्ति होती है। कर्मधारय समाज में उपमेय तथा उपमान या विशेषण या विशेष से संबंध होता है। द्विगु समाज में क्या होता है? पहला पद संख्यावाची होता है। और द्वंद्व समाज में बीच में डेश आता है। तो राजपुत्र में कौन सा समाज है? राजपुत्र में है तत्पुरुष समाज, राजा का पुत्र, राजपुत्र। अगला क्वेश्चन बताए, कविंद्र शब्द का संधि विच्छेद। मैंने आपको संधि भी पढ़ाई है, उसमें आपको ट्रिक भी बताई। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो एक बार उनको देख ले। संधि समास सब कुछ पढ़ाया है मैंने आपको। इनमें संधि विच्छेद बताए, कवि प्लस इंद्र, कवि प्लस इंद्र, कवि प्लस इंद्र और कवि प्लस इंद्र, ये चारों आपको एक जैसे ही लग रहे होंगे, पर आपको सही संधि विच्छेद बताना है। तो हमारा सही संधि विच्छेद होगा ऑप्शन नंबर बी, कवि प्लस इंद्र। तो ई प्लस ई मिलके बड़ा ई बन रहा है। तो ये कौन सा समाज है? सॉरी, ये कौन सी संधि है? ये है दीर्घ संधि। इसकी ट्रिक भी मैंने आपको बता रहे, दीर्घ संधि, गुण, यण सब की। तो कवि ई प्लस इंद्र, कविंद्र, ये वाला सही है। कविंद्र का सही संधि विच्छेद ऑप्शन नंबर बी, ई प्लस ई मिलके बड़ा ई बनता है। तो कहाँ बनता है? बड़ा, दीर्घ में बड़ा बनता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय गीत के रचयिता रविंद्रनाथ, ये देखो, ठाकुर या रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, सुभाष चंद्र बोस या लाल बहादुर शास्त्री, बताएं। तो राष्ट्रीय गीत के रचयिता तो आप सबको पता ही होगा। राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं रविंद्रनाथ टैगोर। बंकिम चंद्र, ये है वंदे मातरम के, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहते हैं? आपने लगा दिया होगा, उसे कहते हैं हम सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं सर्वज्ञ।
अगला क्वेश्चन है विशेषण शब्द शीतल। शीतल क्या है? ये विशेषण शब्द हैं। तो इसकी भाववाचक संज्ञा क्या होगी? इसका भाववाचक संज्ञा शीतलन, शीतलता, शीत या शीतोष्ण बताएं। तो शीतल शब्द की भाववाचक संज्ञा होगी ऑप्शन नंबर बी, शीतलता। अब भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो इसका तो आंसर आ गया ना आपको। शीतल की भाववाचक संज्ञा है शीतलता, ऑप्शन नंबर बी। और भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो संज्ञा शब्द, गुण, कर्म, दशा का भाव आदि का बोध कराएं उसे हम कहते हैं भाव। मतलब इन सभी संज्ञाओं का भाव आए, मन में अपने भाव पैदा हो तो उसे हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। हमारा अगला क्वेश्चन है पीपर, पात, सरिस, मन, डोला में कौन सा अलंकार? उपमा, श्लेष, रूपक या उत्प्रेक्षा? तो इसमें है उपमा अलंकार। पीपर, पात, सरिस, ये सरिस है, उपमा इसकी क्या हो रही है? इसकी तुलना हो रही है। इसकी तुलना इससे हो रही है। पीपर पात की तुलना सीरस से हो रही है, तो यह है उपमा अलंकार। और इसको पहचानेंगे कैसे? अगर आपको कहीं भी सा, सी, सम या समान आ जाए तो वहाँ उपमा अलंकार होगा। अगर कहीं भी सा, सी, स, समान आ जाए तो वहाँ होगा उपमा अलंकार। तो ये स आ रहा है ना, तो इसमें उपमा अलंकार हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में अगर कहीं भी मनु, जनु, मानो ऐसे आ जाए तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। संभावना बताएं, जैसे मनु, मानो, जनु, जानो, ये शब्द आ जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार हैं। अगला क्वेश्चन है वीर रस का स्थायी भाव उत्साह, क्रोध, रौद्र या शांत बताएं। ये तो सबने लगा दिया होगा। तो हमारा आंसर तो आपने लगा दिया। देखो रौद्र का क्या होता है? क्रोध। ये तो इसमें ये दोनों होंगे नहीं। शांत होगा निर्वेद। तो वीर का कौन सा? उत्साह। तो ऑप्शन नंबर ए। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह, रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध, शांत रस का निर्वेद। अगला क्वेश्चन है अमृत के पर्यायवाची शब्द सूर, तरु, रसाल, अमृत फल, अमी, अमर, पयोधी, सोम, हिरण्य, अमीय, पयाद, पावन, सुरसी या सुधा, पीयूष, सोम, अमीय बताएं। अमृत के पर्यायवाची शब्द क्या हैं? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अमृत का पर्यायवाची एक तो सुधा है, एक पीयूष है, एक सोम है, एक अमी है, एक और अमीय है। ये है अमृत के पर्यायवाची शब्द। अगला क्वेश्चन 17वां क्वेश्चन, इनमें से किसको स्मरण पत्र भी कहा जाता है? प्रतिवेदन, पृष्ठांकन, अनुस्मारक या अधिसूचना बताएं। किसको स्मरण पत्र भी कहा जाता है? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अनुस्मारक को स्मरण पत्र भी कहते हैं और इसको इंग्लिश में कहते हैं रिमाइंडर, मतलब याद दिलाना। स्मरण मतलब याद दिलाना। अगर आपसे पूछ ले कि अंग्रेजी में स्मरण पत्र को क्या कहते हैं, तो रिमाइंडर मतलब याद दिलाना। और इसको स्मरण पत्र को एक और क्या नाम है? अनुस्मारक पत्र भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, कानों में तेल डालना मुहावरे का अर्थ है अन्याय करना, कतराना, ध्यान न देना या बदनाम करना बताएं। तो कान में तेल डालने का अर्थ है ध्यान न देना। मोहन ने सोहन के बात पर कान में तेल डाल लिया, मतलब ध्यान नहीं दिया। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन बताएं, पद क्रम की दृष्टि से शुद्ध वाक्य हैं 26 जनवरी का भारत के इतिहास में बहुत महत्व है? नहीं। बहुत महत्व है भारत के इतिहास में 26 जनवरी का? भारत के इतिहास में 26 जनवरी का बहुत महत्व है या भारत के इतिहास में बहुत महत्व है 26 जनवरी का? देखो मैं इसमें बता देता हूँ। 26 जनवरी का भारत के इतिहास में बहुत महत्व, ये होगा नहीं। बहुत महत्व है भारत के इतिहास में 26, ये भी नहीं होगा। भारत के इतिहास में 26 जनवरी का बहुत महत्व है, ये होगा हमारा सी वाला। भारत के इतिहास में बहुत महत्व, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी, भारत के इतिहास में 26 जनवरी का बहुत महत्व है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है ऐसी ध्वनियाँ जिन्हें न स्वर में रखा जाता है न व्यंजन में एवं जिनकी स्थिति स्वर और व्यंजन के बीच की है, उन्हें क्या कहते हैं? अनुनासिक, अयोगवाह, अंतस्थ या द्वित बताएं। स्वर और व्यंजन के बीच में रखा जाता है, मैंने आपको वर्णमाला में पढ़ाया था। तो उन्हें हम कहते हैं अयोगवाह। यह न तो स्वर में आते हैं और न विसर्ग में आते हैं, ये बीच में रहते हैं, अम और अह। ठीक है, ये दोनों मैंने आपको बताया था, अयोगवाह कहते हैं इनको, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी अयोगवाह। अम मतलब अनुस्वार,
और अह मतलब विसर्ग, तो इनको अयोगवाह कहते हैं। अम और अयोगवाह। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल और व, यह है अंतस्थ व्यंजन। एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूँ मैं आपको 20वें नंबर का, ठीक है। तो आपके 20 क्वेश्चन हो जाएंगे। संयुक्त अक्षर किसे कहते हैं? संयुक्त अक्षर किसे कहते हैं? इनकी संख्या कितनी है बताएं। तो संयुक्त अक्षर होते हैं 4। कौन संयुक्त अक्षर कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? एक तो क्ष, त्र, घ्य और एक ये श्र। इनको संयुक्त अक्षर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 2 योग से मिलकर बने होते हैं, इसलिए इनको संयुक्त अक्षर कहते हैं। श, अब मैं आपको एक एक चारों एक बार बता देता हूँ, तो आपके आज के 20 क्वेश्चन हो जाएंगे। श मिलकर बना है क प्लस श, ये क प्लस श से मिलकर बना है क्ष। त्र किससे मिलकर बना है? त्र मिलकर बना है त प्लस र से मिलकर बना है त्र, क्ष हो गया, त्र हो गया। ज्ञ किससे मिलकर बना है? ज्ञ बना है ज प्लस न से मिलकर बना है ज्ञ, है ना। और एक और श्र, श्र मिलकर बना है श प्लस र, ये इसलिए इनको संयुक्त अक्षर कहते हैं। श, त्र, घ्य और श संयुक्त अक्षर किसे कहते हैं? संयुक्त अक्षर जो शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, संयुक्त रूप से मिलकर बना है, उसे संयुक्त अक्षर कहते हैं। इनकी संख्या होती है 4, क्ष, त्र, घ्य और श, ठीक है। ये आज आपको मैंने हिंदी में, देखो मैं एक बार बता देता हूँ, एक पुराना पेपर में से आपको 20 क्वेश्चन हिंदी के कराए हैं। आज मॉक टेस्ट नंबर 27 हैं। आपको रोज़ डेली शाम को 5 बजे हिंदी ग्रामर का क्वेश्चन मिल जाएंगे 20। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, तो मैं आपके लिए और क्वेश्चन लेते हूँ। अगर आपको मिक्स क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपको इस 20 में से कितने नंबर आए ये भी बताना है। और जो मैंने आपको आज एक क्वेश्चन पूछा था वो भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। इससे पहले आज आपके 2 बजे MP टेट में आपको मैंने चैप्टर वाइज हिंदी पेडालॉजी के क्वेश्चन कराएं। उसके क्वेश्चन है 15 हिंदी पेडालॉजी के, वो आएगा आपका 2 बजे। हिंदी व्याकरण आएगा 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन डेली, 20 से 30 भी हो जाएंगे डेली के, वो आएगा आपके 5 बजे। और एक आएगा गणित पेडालॉजी, वो आएगा चैप्टर वाइज, उसमें रहेंगे आपके 15 क्वेश्चन, वो आएगा रात को 10 बजे। तो ये 3 वीडियो आपको देखने हैं। उससे पहले हमारे सारे वीडियो आते हैं, आपको लेयर 3 एजुकेशन में जाना है। आपके सारे वीडियो 8 से 10 वीडियो डेली आ रहे हैं, उनको आपको देखना है। तो मिलते हैं अपन कल के वीडियो में। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।